नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। राजस्थान 360 चैनल अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव है। इसके साथ में जुड़कर आप अपने राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और 10VV रेफरल कोड के साथ में आप फ्री स्पेशल क्लासेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से रजिस्टर्ड करना है और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। बेनिफिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेगुलर लाइव क्लासेज आपको अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्यूएट कर सके इसलिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज और एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। रेगुलर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम अलग से मिलती है। सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं तो आरपीएससी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम है उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। 12 महीने का कोर्स जो है अभी 2 महीने फ्री है एक्स्ट्रा, मतलब कि 14 महीने की उसकी वैलिडिटी, और 24 महीने का जो हमारा कोर्स है उसको 3 महीने एक्स्ट्रा फ्री है। कुछ न्यू टेस्ट सीरीज है आपके सामने, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कुछ न्यू बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं तो इनको आप ज्वाइन कीजिए। और जो स्टूडेंट राजस्थान, यूपी, एमपी व बिहार इन सभी की कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह 10VV रेफरल कोड के साथ में 1130 रुपये में प्रति माह में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें राजस्थान, यूपी, एमपी व बिहार इनके सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको एक साथ में करवाई जाएगी। सारे के सारे जो कोर्सेज अवेलेबल है जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में वो आपको अनलिमिटेड उनका एक्सेस मिलता है, प्रीवियस भी मिल जाता है और प्रेजेंट में जो चल रहे हैं वो भी मिल जाएगा। 12 महीने का जो कोर्स है हमारा वो 7,000 रुपये का है और 24 महीने का कोर्स जो है 8,400। अगर आप इसमें रेफरल कोड 10VV का उपयोग करते हैं तो आपको 12 महीने का ये कोर्स है इस 6,300 700 रुपये कम होकर और ये 7,560 रुपये में आपको 27 महीने का कोर्स अवेलेबल होता है। 12 महीने का कोर्स आपको 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और ये 2 साल का कोर्स जो हमारा 9 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अवेलेबल होता है। 10VV के साथ में आसान किस्तों में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, पर इसकी जनसंख्या जनसंख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण मानव जात जो है यहाँ पर संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। वही इसकी जनसंख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है। और लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। तो बी 17.5% है और ये जो डेटा है हमारा 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना जो है यहाँ पर जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% विश्व की। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही युग्म नहीं है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार ये देशांतरीय हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत में राज्यों की संख्या 26। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए।
तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। सही नहीं की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सही नहीं है हमारा वो डी। बिल्कुल, भारत में राज्यों की संख्या जो है आप लोगों को पता है 26 नहीं है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है हमारी यहाँ पर 8 है। तो डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर गुजरेगा? तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वो इनमें से कौन से एक राज्य से होकर गुजरेगा? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वो हमारे भारत के और कौन से राज्य से गुजरेगा? बिल्कुल, आप यहाँ पर आंसर जो दे रहे हैं ए, राजस्थान से गुजरेगा, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से तो गुजरती है, और जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती वह है। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर यही प्रश्न है, 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो है यहाँ पर कौन से जिले से गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। सिक्किम से गुजरने वाली रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है, ये स्टेटमेंट तो हो गया सही। उसके अलावा जो हमारा प्रश्न है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो वह गुजरती है। तो देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आप यहाँ पर धौलपुर आंसर दे रहे हैं, वो कैसे होगा? बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, वो जैसलमेर से गुजरेगी, ना कि जोधपुर से। जैसलमेर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? वह भारत के कौन से राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। कर्क रेखा 69 गुजरती है। 69 डिग्री जो हमारे देशांतर गुजरता है, और 79 डिग्री देशांतर भी हमारे यहाँ पर जैसलमेर से ही गुजरता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को पिछले वाला प्रश्न में अगर डाउट है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट, ये राजस्थान का नॉर्थ लैटिट्यूड। ये मतलब कि अक्षांश की अगर हम बात करें, और वही दशांतर की अगर हम बात करें, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये हमारा राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार है। अब इस अक्षांशीय विस्तार में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए एक एक अक्षांश में 1 डिग्री जो अक्षांश होता है, और 1 डिग्री जो देशांतर है, तो 1 डिग्री अक्षांश की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 1 डिग्री अक्षांश में हमारे यहाँ पर 111 किलोमीटर का अंतर होता है 1 डिग्री, वही अक्षांश में और वही देशांतर में। तो ये 70 डिग्री भी जो है हमारा कहाँ से गुजरेगा? जैसलमेर से गुजरेगा, ये हमारा वेस्टर्न, तो यूँ समझिए आप। ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा होगा 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पर हमारा पश्चिमी देशांतर जो है यहाँ पर 70 डिग्री यहाँ से गुजरेगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन-कौन से जो है यहाँ पर अ, राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है हमारी गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। यूपी से नहीं गुजरती, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हम अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 8 राज्यों से जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन-कौन से हैं? उनकी अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब की ओर, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य है पश्चिम से पूरब की ओर। तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल कूट ए जो भी आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। इनमें से कर्क रेखा गुजरती है, जल्दी से बता पाएंगे अब तो? एमपी से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इनमें से कर्क रेखा गुजरती है हमारी। मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो अभी हमने बात करी है, तो सभी से गुजरती है, एमपी से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। उसके अलावा एक हमारे पास में ट्रिक से याद करना चाहे तो इसमें सीक्वेंस नहीं होगा, मित्र पर। मित्र पर गमछा छाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा यहाँ पर गुजरेगी। कर्क रेखा भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, मतलब कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, बार बार मैं संख्या बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, तो एकदम आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। कर्क रेखा जो है हमारे भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, कितने भारतीय प्रदेशों से? 6, 8, 7 व 9। कर्क रेखा हमारा 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये झारखंड है। बार बार अब जो हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग गांव में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो कितने घंटे का अंतराल यहाँ पर होगा भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर पश्चिमी बिंदु और सुदूर पूर्वी बिंदु के मध्य? कितने समय का अंतराल आता है हमारे यहाँ पर भारत में? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो अंतराल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 2 घंटे का होगा। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। और आप लोगों को पता होगा हमारे भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 93 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो है हमारा, तो इन दोनों में आप लगभग देखेंगे तो कितने का अंतर हो गया? लगभग जो है हमारे यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर आता है। और 1 डिग्री में जब 4 मिनट का अंतर होगा तो 30 × 4 तो 120 मिनट का अंतर।
2 घंटे का अंतराल जो है हमारे यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में देखने को मिले। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती। तो याम्योत्तर समय जो है हमारे भारत का मानक समय है, उसकी याम्योत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर यहाँ पर से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय देशांतर जो है हमारी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इनमें से वे कौन सा नगर है जो 82.5 डिग्री जो है वहां से होकर गुजरता है? नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भारतीय मानक समय जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, तो वो कहाँ से गुजरता है? बिल्कुल डी, इलाहाबाद। प्रयागराज। इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरता है, तो डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय देशांतर जो है यहाँ पर इलाहाबाद से होकर गुजरती है, वर्तमान में प्रयागराज से। निम्नलिखित देशांतरों में से भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा जो है इनमें से कौन सी? ये आपको बताना है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा की अगर हम बात करें, बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ में लगती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सबसे अधिक सीमा म्यांमार के साथ में लगती है? तो ये जो है अगर हम बात करें, बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा जो लगती है वो 520 किलोमीटर की। वहीं मिजोरम के साथ में जो सीमा लगती है वो 510 किलोमीटर की। तो यहाँ पर हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में अगर हम बात करें मिजोरम, ये लेंथ के हिसाब से मैंने बात करी है, तो यहाँ पर 520 किलोमीटर, मिजोरम के साथ में 510 किलोमीटर। वहीं नागालैंड की अगर हम बात करें, सबसे कम सीमा लगती है नागालैंड के साथ में 215 किलोमीटर की। और मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर के साथ में सीमा लगती है लगभग 400 किलोमीटर, 198 किलोमीटर की। तो ये इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि म्यांमार के साथ में सीमा नहीं लगती? तो इनमें से वे भारत का कौन सा राज्य है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
तो अभी हमने बात करी है इसके बारे में। उभयनिष्ठ नहीं है मतलब सीमा नहीं लगती, तो यहाँ पर असम के साथ में नहीं लगती सीमा। अभी हमने बात करी नागालैंड के साथ में सबसे कम 215 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी म्यांमार के साथ में। वही अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सबसे अधिक। वही मिजोरम की अगर हम बात करें तो 510 किलोमीटर। डी जो है हमारा सॉरी ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और रिमेनिंग जो हमारा रह गए मणिपुर, मणिपुर के साथ में म्यांमार की सीमा जो है 398 किलोमीटर की है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। असम के साथ में सीमा नहीं लगती। भारत के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व राजस्थान। जब पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। तो निम्नलिखित राज्यों में से पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, कौन सा समूह है? पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान व गुजरात। बिल्कुल बी आप जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्यों का युग्म है जो नेपाल के पड़ोसी है? सिक्किम व भूटान, सिक्किम व बिहार, असम व बिहार और उत्तर प्रदेश व हरियाणा। भारत के पड़ोसी नेपाल जो है उसके साथ में भारत के इनमें से कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर सीमा साझा की अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम व बिहार करते हैं। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यव्रत, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूखंड है। इसे क्या कहते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक विशाल भूखंड है। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल आपको पता है। भारत को हम कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं? कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं? 4, 6, 7 और 8। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं? तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं। 6 बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हमारी वो किसका हिस्सा है ये आप लोगों को बताना है। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय व सतपुड़ा। शिवालिक पहाड़ियाँ इनमें से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो हिमालय का ही भाग है हमारी शिवालिक पहाड़ियाँ। सी जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इनमें से
किस समय जो है यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो शिवालिक श्रेणी के निर्माण की अगर हम बात करें तो किस में होता है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण यहाँ पर जो है मीसोजोइक में होता है। ठीक है, सी जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर जो है इनमें से किसका उदाहरण है? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का और अनुसमुद्री की स्थिति। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इस प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करें तो गिरिपथ की स्थिति को बताता है यहाँ पर भाबर क्षेत्र। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इनमें से दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर। तो दक्षिणी भारत के शिखर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर जो है हमारा यहाँ पर अनाईमुडी, ये हमारा सही आंसर होगा। 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। दूसरे सर्वोच्च शिखर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डोडा बेटा 2637, 2637 मीटर जो है उसकी ऊंचाई। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अभी हमने बात करी वही दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी या अनामुडी हम बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत जो है इनमें से उसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मंडलम, अनाईमुडी, दोद्दा बेटा और महाबलेश्वर। तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर भी अनाईमुडी, वही एक ही बात है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित, तो इनमें से वे कौन से पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है जो नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पहाड़ियां और अरावली पहाड़ियां। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी? तो नर्मदा व ताप्ती के मध्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये जरूर ध्यान रखिए आप। और ताप्ती नदी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर जो है यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है, और सतपुड़ा श्रेणी जो है यहाँ पर इन दोनों के मध्य स्थित है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, तो इनमें से वे भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम और नल्लामलाई। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी।
दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्डामम पहाड़ी, जिसको हम इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इलायची का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इनमें से वे कौन से राज्य हैं जहाँ पर शेवरॉय पहाड़ियाँ हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है यह शेवरॉय पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो इनमें से वे कौन सी पर्वतमाला है या पहाड़ी श्रेणी है जो महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ी। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है यहाँ पर मांडव। बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं, मांडव जो है महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ व क्षेत्र दे रखे हैं, उन पर विचार करना आपको। कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिड पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। कौन सा सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। सही सुमेलित की अगर हम बात करें 3 व 4, बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो इनमें से किसका भाग है महादेव पहाड़ियाँ? सतपुड़ा का, विंध्याचल का, पश्चिमी घाट का और इनमें से कोई नहीं। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो इनमें अगर हम बात करें तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार जो है महादेव पहाड़ी। धूपगढ़ चोटी है, सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्यन रेंज में और इनमें से कहीं नहीं। धूपगढ़ चोटी किस जगह पर है, ये आपको बताना है। तो धूपगढ़ चोटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन सतपुड़ा रेंज में है। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला के बारे में आपको बताना है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए, इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप मेरा रेफरल कोड 10VV इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट जो है अवेलेबल होगा। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला इनमें से कौन सी है? तो दूसरी भारतीय महिला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है संतोष यादव। ही जो है बिल्कुल सही आंसर। भारत की सर्वोच्च चोटी, तो इनमें से कौन सा शिखर जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है? ये केटू,
गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी और एवरेस्ट। तो भारत का सर्वोच्च शिखर यहाँ पर केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है हमारा, अगर हम बात करें पीओके में है 8,611 मीटर जो है उसकी ऊंचाई। भारत की सर्वोच्च चोटी अभी हमने बात कर ली है, केटू हो जाएगी हमारी सी। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है, अगर इनमें से अगर बात करें निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर जो है हमारा कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट। तो इसकी अगर हम बात करें, बिल्कुल कंचनजंगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? जो हमारे हिमालय की ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ पर है? कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मतलब सबसे ऊंची नहीं, हिमालय की जो है यहाँ पर ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वह कहाँ पर है? तो वह सिक्किम में। बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर। सही क्रम क्या है? चोटियों का सही क्रम आपको बताना है। सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले कौन सी आएगी? एलिमिनेशन प्रोसेस से आप एकदम इजीली कर सकते हैं इसमें जो है ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपको सबसे ऊंची चोटी भी पता है तो भी आप इसको आसानी से कर चलेंगे। सबसे ऊंची चोटी की अगर हम आप बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी किसका भाग है ये आपको बताना है। असम हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का, नेपाल हिमालय का और पंजाब हिमालय का। नंदा देवी चोटी जो है इनमें से किसका भाग है? नंदा देवी चोटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बी हमारा सही आंसर होगा। गढ़वाल हिमालय का ये भाग है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उनको हम महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है यहाँ पर सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था, ये आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे सामने। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को बनाए रखना, बनाए जाने का। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का। तीसरा, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और चौथा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। कौन सा यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही उत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945, भारत शासन अधिनियम 1919, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किस को हम यहाँ पर मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म के भी नाम से हम जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्म सुधार के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। ही हमारा यहाँ पर सही आंसर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर कौन सा भारत सरकार अधिनियम जो है यहाँ पर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर कौन से अधिनियम के द्वारा होता है, ये पूछा गया आप लोगों से। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है यहाँ पर
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर कब होता है? कौन सा अधिनियम है? तो पहला प्रयास जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को और प्रांतीय राज्यपाल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ जो है यहाँ पर किसको दी गई है, ये आप लोगों को बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इनमें से किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को दी गई है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इनमें से वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम था? तो ये हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो ये शक्ति दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन से सन में पारित किया जाता है? 1773 में, 1771 में, 1785 में और 1793। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारे इंडिया में कब पारित होता है, ये पूछा गया है। तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी को पता है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? इनमें से वह कौन सा आश्वासन था जिसको ब्रिटिश शासन पूरा करता है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी राजाओं को जो है यहाँ पर समान व्यवहार मिलेगा और भारत के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति जो है यहाँ पर कौन सा आश्वासन जो है पूरा करते हैं? यहाँ पर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति अनिर्णय अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट।
तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह है हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में प्रयोग हेतु तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता देना। कौन सा यहाँ पर उद्देश्य था? पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य जो है इनमें से क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन मतलब कि जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात जो है यहाँ पर संविधान जब तक बनता है तब तक लागू होता है, तब तक यहाँ पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर शासन चलाया जाता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जानी? जो है यहाँ पर रंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना और बेवेल योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफॉर्ड रिफॉर्म 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है यहाँ पर प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 1946 का कैबिनेट मिशन किन तीन मंत्रियों से जो है यहाँ पर गठित था? निम्नलिखित में से कौन जो है इसका एक सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। यहाँ पर कौन सा जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 1946 का जो है कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो है उसका सदस्य नहीं था। डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, वह है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित होता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म जो है कौन से वर्ष में पारित होता है? 1905, 1909, 1911 और 1920। पार्लियामेंट सुधार बिल जो है यहाँ पर किस वर्ष में पारित किया गया? ये पारित किया जाता है यहाँ पर 1909 में, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर। मॉन्टेग्यू चैन-फॉर्म सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? मॉन्टेग्यू चैन-फॉर्म रिफॉर्म में जो है यहाँ पर कौन-कौन से प्रावधान थे? का सार क्या था? पहला, राज्यों की स्वायत्तता का। दूसरा, प्रांतों में दोहरे शासन का। तीसरा, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का। चौथा, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चैन-फॉर्म रिफॉर्म जो है यहाँ पर होता है, उसमें प्रावधानों का क्या सार था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों में दोहरे शासन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की ये व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट होता है हमारा, उसमें किस बात की व्यवस्था की जाती है? वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की और प्रांतीय व्यवस्था। उन्नीस सौ नौ के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर की जाती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1876 में और 1858। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेयर जरूर कीजिए आप अधिक से अधिक, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर इससे जुड़ सके। तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया है यहाँ पर 1876 में। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? तो यह कौन सा अधिनियम था यहाँ पर? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1945 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट रिफॉर्म या सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, उसको बताना आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? साइमन कमीशन जो है यहाँ पर भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? इनमें से भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम
1861 और मॉन्टेग्यू चैम्प्स ऑन रिफॉर्म 1919। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया? तो भारत में सचिव का पद जो है इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया जाता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इस प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1985, सॉरी 1858। इस भारतीय अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है? कौन सा अधिनियम है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सा अधिनियम की होती है? 1935, 1919, 1904 और 1858। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1935 का अधिनियम है ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर केंद्र में वैध शासन प्रणाली स्थापित करता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा जो है अधिनियम केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है, ये आप लोगों को बताना है। किस अधिनियम ने जो है यहाँ पर वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है? तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ पर इतने ही लेक्चर्स जो है यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल होगा। तो लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 10 GB मेरा रेफरल कोड है और अनअकैडमी में किसी भी कोर्स में एडमिशन आप जो है ले सकते हैं, साथ ही फ्री क्लासेस। आप इससे 10 GB रेफरल कोड को जो है उपयोग में लेकर देख सकते हैं। वही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।